भाग एक, तेरा मेरा रिश्ता। यह नई कहानी है। निखिल घर जा रहे हो। बस स्टॉप पर अस्पताल के वार्ड बॉय की ड्रेस में खड़े 24-25 वर्ष के एक युवक के करीब आकर अपनी कार को ब्रेक लगाते हुए सुजीत सवाल किया। यस सर, युवक ने कार की ओपन विंडो में से नजर सुजीत के चेहरे की ओर देखकर जवाब दिया। आओ बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर के पास वाले चौराहे तक ड्रॉप कर देता हूँ। सर, आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? मैं बस से चला जाऊंगा। अरे लेकिन मैं तुम्हारे घर के पास वाले चौराहे की ओर ही जा रहा हूँ। तुम्हें मेरे साथ बैठकर चलने में क्या तकलीफ है? ऐसा है तो बैठ जाता हूँ, कहकर निखिल कार के पीछे का गेट खोलकर अंदर बैठ गया। आप मेरे घर के आसपास किसी से मिलने जा रहे हैं? कार की कुछ दूरी तय करने के बाद निखिल ने पूछा। नहीं, मैं आगे मोती महल रेस्टोरेंट तक जा रहा हूँ। वहाँ किसी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर का प्रोग्राम है क्या? निखिल के सवाल का कुछ पलों तक उसे जवाब नहीं मिला तो उसके चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए। उसने जल्दी से सारी सर कहा और जेब से रुमाल निकालकर अपने चेहरे पर झलक आई पसीने की बूंदों को साफ करने लगा। अरे तुम बेवजह ही इतना क्यों परेशान हो रहे हो? अपने सामने लगे रियर व्यू मिरर की हेल्प से निखिल की एक्टिविटीज वॉच करने के बाद सुजीत ने मुस्कुराकर पूछा। सर, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो मुझे लगा कि अपनी औकात से बाहर जाकर सवाल करने की वजह से मैं तुमसे नाराज हो गया, यही ना? यस सर। भाई, पहली बात तो ये है कि तुम अपनी औकात से बाहर नहीं गए, क्योंकि मन में उठे किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करना किसी भी एंगल से औकात से बाहर जाना नहीं कहा जा सकता। और दूसरी बात ये है कि मैंने क्वेश्चन से एग्री होकर उसे जानबूझकर इग्नोर नहीं किया, बल्कि मैं तुम्हारा क्वेश्चन सुनकर ये सोचने में उलझ गया था कि जिसके साथ आज मेरा मोती महल में डिनर का प्रोग्राम है, उसे रेस्टोरेंट पहुंचने के लिए रिमाइंडर करवाना है चाहिए या नहीं, इसीलिए टाइमली तुम्हें रिप्लाई नहीं कर पाया। सॉरी फॉर इट। अब मैं तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ और फिर उस रेस्टोरेंट के लिए निकलने की बात रिमाइंड करा देता हूँ जिसके साथ मुझे डिनर करना है। इनफैक्ट मेरा आज जिसके साथ रेस्टोरेंट में डिनर का प्रोग्राम है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मेरी वाइफ है, और मैं आज उसे बाहर डिनर इसलिए करवा रहा हूँ ताकि मैं कल हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी आ जाने की वजह से उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर पाने के लिए उसकी मुझसे नाराज़गी दूर कर सकूं। अब मैं मेरे इस आंसर को सुनकर तुम्हारे मन में उठने वाले इन दो और सवालों का जवाब बिना पूछे ही दे देता हूँ कि मैंने शादी कब की और इसके बारे में मैंने हॉस्पिटल में अपने कलीग्स को बताया क्यों नहीं, ताकि तुम्हें इन सवालों के बोझ से छुटकारा मिल जाए और मुझे अपनी वाइफ के साथ डिनर पर बातचीत करने के लिए राइट टॉपिक चूज़ करने का सफिशिएंट टाइम मिल जाए। एक्चुअली करीब 3 माह पहले मेरी शादी ऐसी सिचुएशन में हुई कि मुझे न शादी में किसी को इनवाइट करने का मौका मिला और ना ही हालात ऐसे थे कि किसी को इनवाइट करना अच्छा लगता। इसीलिए मैंने सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स को बुलाकर बड़ी सादगी के साथ अपनी शादी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली और इसके बारे में अब तक कलीग्स में से किसी को भी ये सोचकर नहीं बताया कि ये बात ओपन होते ही सब लोग अलग अलग आकर मुझसे इस टाइप के सवाल पूछेंगे और मुझे एक ही टाइप के सवालों के कई बार जवाब देने पड़ेंगे। इसीलिए मैं अपने साथ कलीग्स के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करके और उसमें ये बातें अनाउंस करके एक ही बार में सबके सवालों से पीछा छुड़ाने के बारे में सोच रहा था। पर आज तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए मुझे तुम्हें इसके बारे में बताना पड़ा। बट आई होप कि तुम इस बात को मेरे पार्टी ऑर्गेनाइज करते तक अपने तक ही सीमित रखोगे। आप बेफिक्र रहिए सर, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। थैंक्स, कहकर सुजीत ने अपने मोबाइल से माई स्वीट हार्ट के नाम से सेव्ड नंबर पर कॉल की और कॉल रिसीव होते ही सवाल किया, कहाँ हो? दूसरी तरफ से मिले जवाब को सुनकर उसके चेहरे पर तनाव की लकीरें उभर आईं। सॉरी यार, मैं तुम्हें तुम्हारे घर के पास वाले चौराहे तक नहीं छोड़ पाऊंगा क्योंकि मुझे अभी के अभी कहीं और जाना है। कॉल डिस्कनेक्ट करते ही कार को ब्रेक लगाते हुए सुजीत ने निखिल से कहा। कोई बात नहीं सर, मैं पास के बस स्टॉप से बस पकड़कर घर चला जाऊंगा। जवाब में ये कहने के साथ ही निखिल कार का गेट खोलकर नीचे उतर गया। इधर आगे जब सुजीत घर गया तो रुको। घर में दाखिल होने के बाद अवंतिका अपने बेडरूम की ओर बढ़ रही थी।
तभी उसके कानों में सुजीत का स्वर पड़ा तो उसके चेहरे पर कुछ इस तरह के भाव उभरे जैसे उसे सुजीत के रोकने से उसका अच्छा खासा बना बनाया मूड बिगड़ गया हो। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर तुमसे बात करती हूँ। ओके। अवंतिका ने उसकी ओर मुड़कर अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को छुपाने की कोशिश करते हुए जवाब में कहा, नहीं, मुझे अभी तुमसे बात करनी है। डोंट वरी, मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बोलो। अवंतिका ने अपना पर्स टेबल पर रखकर अनिच्छा से सुजीत के सामने बैठते हुए कहा, अवंतिका, तुमने मुझसे ये झूठ क्यों बोला कि बचपन में मैं अपने एक अंकल को उनकी वाइफ के साथ उनकी मर्जी के खिलाफ फिजिकल रिलेशन बनाते और इस दौरान तुम्हारे अंकल की वाइफ को बुरी तरह से तड़पते हुए देख लेने की वजह से तुम साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर का शिकार हो गई हो और इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से तुम्हें फिजिकल रिलेशन बनाने में की बात सोचने भर से घबराहट होने लग जाती है। ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे इस टाइप की झूठ बोलने से क्या बेनिफिट होने वाला है जो मैं ऐसा झूठ बोलूँगी? तुम्हें इस टाइप की झूठ बोलने से ही बेनिफिट हो रहा है कि तुम्हें मुझसे दूरियां बनाकर रखने के लिए डेली नए नए बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यार, मुझे लगता है कि शादी के बाद भी तुम्हारी फिजिकल नीड पूरी नहीं होने की वजह से तुम अपना मेंटल बैलेंस खो चुके हो, इसीलिए ऐसी बेसिर पैर की बातें कर रहे हो। अरे, मैं डॉक्टर रीना के पास रेगुलरली ट्रीटमेंट कराने इसलिए जा रही हूँ ताकि मैं जल्दी से अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा लूँ और तुम्हारी वो ज़रूरतें पूरी करने लायक बन जाऊँ जिसे शादी के बाद पूरी करना हर लड़की की ड्यूटी होती है। बट तुम तो इतने इम्पेशेंस निकले कि कुछ दिन इंतज़ार करने की जगह मुझ पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाने लग गए। आज मुझे अपने डैड की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बिना सोचे समझे तुम्हारे साथ शादी करने की अपनी बेवकूफ़ी पर बेहद अफ़सोस हो रहा है। अफ़सोस तो मुझे भी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए हो रहा है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ शादी करने के लिए कम और तुम्हारे बारे में कुछ जाने बिना ही सिर्फ़ तुम्हारी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी के से अट्रैक्ट होकर तुमसे दिल लगाने और तुम्हारे डैड से तुम्हारा हाथ माँगने के लिए ज़्यादा हो रहा है। एनीवे, हम दोनों को जो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए थी, वे हम कर चुके हैं और उस बात पर करने की कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसीलिए हमें उस बात पर न करके अपनी-अपनी गलतियों को सुधार करने की ऑप्शंस पर डिस्कस करना चाहिए। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। दो लोगों के बीच पति-पत्नी का रिश्ता आपसी विश्वास की बुनियाद पर कायम रहता है और उसकी बुनियाद शुरुआत में ही हिल जाए तो इस रिश्ते से ज़्यादा दिन कायम रहने की पॉसिबिलिटी न के बराबर हो जाती है। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें हम दोनों को रिश्ते को ख़त्म करने के विकल्प पर डिस्कस कर लेना चाहिए और जो विकल्प सही लगे उसे अमल में लाकर अपने इस मीनिंगलेस रिलेशन से छुटकारा पा लेना चाहिए। तो ठीक है, तुम कल जाकर अपने शुक्ला अंकल से मिल लो और वे हम दोनों के डिवोर्स के लिए जो भी इजी गोइंग ऑप्शन बताएंगे उसके बारे में मुझे बता दो। इस प्रोसीजर के लिए जब जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हाजिर हो जाऊँगा। थैंक्स। मे आई गो नाउ? सुजीत के तत्काल हाँ में सिर हिलाकर अवंतिका को जाने की अनुमति दे दी, जिसके बाद अवंतिका अपने चेहरे पर इस तरह से भाव लिए बेडरूम की ओर चली गई जैसे उसके मन में बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। बेटा, हमारी बात समझने की कोशिश करें। तुम्हारी शादी के बाद पड़ने वाला ये पहला त्यौहार है, इसीलिए बहू को साथ लेकर तुम्हारा आना ज़रूरी है। यदि तुम इस मौके पर बहू को साथ लेकर नहीं आए तो हम और तुम्हारे बाबूजी तुम दोनों से कभी बात नहीं करेंगे। तुम हम दोनों के साथ रिश्ता रखना चाहते हो तो बहाने बनाना बंद करो और घर आने की तैयारी शुरू कर दो, कहकर दूसरी ओर से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई। इसके बाद सुजीत अपना मोबाइल मेज पर रखकर गंभीर सोच में पड़ गया। सर, फिर कल रात को मैडम के साथ मोती महल में डिनर किया या नहीं? कुछ मिनटों के बाद सुजीत के केबिन में दाखिल होकर निखिल ने सवाल किया तो उसे सोच के समंदर से निकलकर दोबारा यथार्थ के धरातल पर आना पड़ा। नहीं, सुजीत ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए जवाब दिया। क्यों? मैडम की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, इस वजह से बाहर डिनर का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ गया। घर पर तो डिनर किया था ना? हाँ। अब मैडम की तबीयत कैसी है? एकदम मस्त हो चुकी हैं। अब तुम अपने सवालों की बौछार को ब्रेक दो और ये बताओ तुम यहाँ किस लिए आए हो? बस एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, फिर मैं अपने आने की वजह बताकर चला जाऊँगा। बोलो, क्या जानना चाहते हो? यही कि आप हम लोगों को पार्टी कब दे रहे हैं? निखिल का ये सवाल सुनकर सुजीत के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट उभर आई।
क्या हुआ सर, आपको मेरा पार्टी के बारे में पूछना अच्छा नहीं लगा? पल भर सुजीत के चेहरे पर मुआयना करने के बाद निखिल ने एक और सवाल उसकी ओर दाग दिया। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो पार्टी के लिए तुम्हारी बेचैनी देखकर मुस्कुराया। डोंट वरी, तुम्हें बहुत जल्दी पार्टी मिल जाएगी। सिर्फ मुझे? हाँ, बाकी लोगों को क्यों नहीं? फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है, इसीलिए अब तुम अपने आने का रीज़न बताने के अलावा मुझसे कोई बात नहीं करोगे। ठीक है सर, मैं यहाँ आपको डॉक्टर शुभम का ये मैसेज देने आया हूँ कि वे ज़रूरी काम आ जाने की वजह से घर चले गए हैं। इसीलिए आज उनके पेशेंट को मुझे देखना है, यही ना? यस सर, पर क्या आप ये जानते हैं कि वे पिछले 1.5-2 माह से अक्सर 3-4 बजे अपनी बाकी की ड्यूटी आप पर थोप कर घर क्यों भाग जाते हैं? हाँ, उनकी 2 माह पहले ही शादी हुई है, इसीलिए उनकी बीवी भी उन्हें दिन भर फ़ोन करके जल्दी घर आने के लिए फ़ोर्स करती रहती है। और वो खुद भी ज़्यादा देर तक अपनी बीवी को छोड़कर नहीं रह पाते। इस वजह से उन्हें न चाहते हुए भी अक्सर अपनी 2 ढाई घंटे की ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे सौंपकर घर भागना पड़ता है। सर, आपकी भी तो। नो मोर क्वेश्चन। अब मेरे साथ चुपचाप चलो और मुझे बताओ कि मुझे आज डॉक्टर शुभम के कौन-कौन से पेशेंट को देखना है। कहकर सुजीत ने अपनी सीट छोड़ दी। डॉक्टर सुजीत, मे आई कम इन? किसी महिला का स्वर सुजीत के कानों में पड़ा तो उसने चौंक कर अपने केबिन के खुले गेट की ओर देखा और बोला, अरे रीना दी, आपको मेरे केबिन में आने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ कम इन। थैंक्स, कहकर गेट के बाहर खड़ी महिला अंदर आ गई और सुजीत के इशारों से बैठने का आग्रह करने पर उसके सामने बैठ गई। कहिए, कैसे आना हुआ? कुछ पलों तक आगंतुक महिला के कुछ कहने का इंतजार करने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा तो सुजीत ने ही उससे सवाल कर लिया। इस हॉस्पिटल में मैं तो कल की तरह ही अपनी प्रोफेशनल सर्विस देने आई थी, बट तुम्हारे केबिन में भी अपने दिमाग उठने वाले एक क्वेश्चन की वजह से आई हूँ। एक्चुअली कल तुम इस हॉस्पिटल से ड्यूटी खत्म करके यहाँ से निकल जाने के बाद दोबारा वापस आए और मुझसे ये पूछा कि अवंतिका मेरे क्लिनिक आकर मुझसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले रही है या नहीं। तभी से मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि तुम दोनों की मैरिड लाइफ में कोई मेजर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है और मुझे मेरा ये क्वेश्चन तुम्हारे केबिन में खींच लाया। तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मेरा ये क्वेश्चन करने आना बुरा तो नहीं लगा ना? अरे दीदी, आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछने से मेरे पास आने का, मेरे बुरा मानने का तो क्वेश्चन ही क्रिएट नहीं होता, क्योंकि मैं आपके लिए आपके छोटे भाई की तरह हूँ और इस नाते आपके नॉलेज में ये बात आने के बाद कि मेरी वाइफ किसी सीक्रेट पर्पस से मुझे पिछले 3 माह से लगातार खुद को एक साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर होने और उसका ट्रीटमेंट आपके पास जारी होने का मनगढ़ंत बात रिपीट कर रही है। आपका मुझसे इस टाइप का क्वेश्चन करना गलत नहीं है, बट आई एम सॉरी फॉर इट कि मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं दे पाऊँगा। देखो सुजीत, तुम अपनी इस पर्सनल प्रॉब्लम पर मेरे साथ डिस्कस नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं डालूँगी। मैं तुम्हें एक एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगी कि तुम्हारी मैरिड लाइफ में कोई मेजर डिस्प्यूट हो तो मुझे बता दो, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम मुझसे अपनी और अवंतिका की मैरिड लाइफ में पैदा हुई प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करोगे तो हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन निकल आए। इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि तुम अपनी मैरिड लाइफ में पैदा हुई प्रॉब्लम के बात के बारे में बता दो। बट ओके दीदी, आप चाह रही हैं कि मैं आपसे अपनी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम के बारे में बता दूं तो मैं ज़रूर बताऊंगा, बट आप ये जो सोच रही हैं कि मेरी मैरिड लाइफ में कोई मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो ये गलत है, क्योंकि मेरी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है, बल्कि मेरे अवंतिका को देखते ही पसंद करने और उसकी चॉइस जाने बिना उसे अपनी लाइफ पार्टनर बनाने के ख्वाब देखने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। एक्चुअली बात ये है कि मैं जिस मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था उसके प्रिंसिपल अवंतिका के डैड थे और वे पता नहीं क्यों मुझे साधारण से स्टूडेंट से इतने प्रभावित थे कि अक्सर उस कॉलेज की मेरी जूनियर स्टूडेंट अपनी बेटी अवंतिका को मेरे जैसे बनने की नसीहतें देते थे। साथ ही मुझे भी अपनी बेटी अवंतिका की खूबियों के बारे में बताते। उनके अकॉर्डिंग उनकी बेटी अवंतिका बहुत ही असाधारण प्रतिभाशाली लड़की थी, पर उनकी पत्नी की अवंतिका को जन्म देते ही
असमय मौत हो जाने और उनकी पत्नी की मौत के बाद अवंतिका को मातृत्व सुख न मिल पाने और उनके पहले हमारे मेडिकल कॉलेज के पहले प्रोफेसर होने और बाद में प्रिंसिपल बन जाने की वजह से उनके अपनी बेटी अवंतिका को उतना समय नहीं दे पाने जितना एक बिना माँ की बेटी को एक पिता को देना चाहिए, की वजह से अवंतिका थोड़ी सी एबनॉर्मल हो गई थी। उनसे अवंतिका के बारे में ये जानने के बाद मेरे मन में उसे देखे बिना ही उसके लिए हमदर्दी पैदा हो गई और साथ ही उससे मिलने की भी इच्छा पैदा हो गई। लेकिन मैं एक शर्मीला नौजवान होने की वजह से अपनी ये इच्छा न अवंतिका के डैड के सामने और न ही अपने किसी फ्रेंड के सामने जाहिर कर पाया। मगर मेरी किसी के भी सामने अपनी ये इच्छा जाहिर न करने के बावजूद मैं अचानक एक दिन जान गया कि उस कॉलेज में सैकड़ों स्टूडेंट के बीच पढ़ रही अवंतिका कौन है। मैंने पहली बार तब अवंतिका को तब देखा था जब हमारे कॉलेज में एनुअल फंक्शन में मेरी स्पीच देने के बाद स्पीच देने के लिए अवंतिका के नाम का अनाउंसमेंट हुआ और फंक्शन हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मैंने उसे उस दिन देखा तो उसे देखता ही रह गया। मुझे पहली नज़र में सादगी में लिपटी हुई खूबसूरती की जीती जागती मिसाल लगी और उसकी स्पीच तो इतनी प्यारी और प्रभावशाली थी कि मुझे अपनी दी गई स्पीच उसके सामने बहुत फीकी लगने लगी। उसकी स्पीच कितनी देर में ख़त्म हुई ये तो मैं नहीं जान पाया, पर सारे लिसनर्स की मंत्रमुग्ध होकर सुनी गई उसकी स्पीच और उसकी स्पीच ख़त्म होने के बाद गूंजने वाली तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे यह एहसास हो गया कि उसे स्पीच के लिए फर्स्ट प्राइज़ मिलना तय है। इसके अनाउंसमेंट होने शुरू हुए तो मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि स्पीच के लिए मुझे फर्स्ट और अवंतिका को सेकंड प्राइज़ मिला है। सुजीत, ये मेरी बेटी अवंतिका है। एनुअल फंक्शन ख़त्म होने के बाद प्रिंसिपल अपनी खूबसूरती और बेहतरीन स्पीच से मेरा दिल चुरा लेने वाली लड़की से मेरा परिचय कराया तो मुझे लगा कि ये मेरी ज़िंदगी का ये गोल्डन मोमेंट है। ये वही सुजीत है जिसके बारे में मैं अक्सर तुम्हें बताता रहता हूँ। तुम इसके साथ बात करो, मैं 15-20 मिनट में प्रोफेसर के साथ तय एक छोटी सी मीटिंग निपटा कर आता हूँ, फिर हम दोनों साथ ही घर चलेंगे। उसके बारे में मुझे बताने के तत्काल बाद प्रिंसिपल उससे ये कहकर मीटिंग हॉल में चले गए। उसके बाद मैं अपने आसपास को भूलकर अवंतिका को अपलक निहारते हुए बातचीत करने की कोशिश करने लगा। आपकी स्पीच बहुत अच्छी थी। मुझे काफ़ी देर तक सोचने के बाद उसके साथ जिस सेंटेंस में बातचीत शुरू करना सही लगा वो मैंने आखिरकार कह ही दिया। 10-15 मिनट से लेकर 1-1.5 घंटे तक बिना किसी तैयारी के किसी सब्जेक्ट पर स्पीच देने में माहिर समझ जाने वाला और अपने से छोटे बड़े किसी भी शख्स के साथ किसी भी टॉपिक पर बेझिझक घंटों बात करने का अभ्यस्त मैं कभी अपनी किसी जूनियर स्टूडेंट के साथ बात शुरू करने के लिए इतना सोच विचार करूँगा ये मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। पर जब हम किसी को हद से ज़्यादा महत्व देने लग जाते हैं तो ये चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं। थैंक्स, उसने जवाब में कुछ इस तरह से कहा जैसे वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रही हो। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था कि फर्स्ट प्राइज़ आप डिज़र्व करती थी। जानती हूँ, साथ ही ये भी मैं जानती हूँ कि इस कॉलेज के अति आदर्शवादी और सिद्धांतवादी प्रिंसिपल की बेटी होने की वजह से मुझे आज स्पीच के लिए फर्स्ट प्राइज़ नहीं मिला, बट नो प्रॉब्लम बिकॉज़ इस वजह से मेरे डैड को ये प्राउड फील करने का चांस मिल गया कि उनका फेवरेट स्टूडेंट इस कॉलेज का बेस्ट स्पीकर है। ओके, मैं अब जा रही हूँ बिकॉज़ मेरी फ्रेंड मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए मेरा वेट कर रही हैं। कहकर वो मुझसे पीछा छुड़ाकर कुछ दूर खड़ी गर्ल्स के एक ग्रुप की ओर चली गई। इस पहली मुलाकात के बाद हम दोनों की कुछ इसी तरह से की कुछ और मुलाकात हुई। मैं अवंतिका की खूबियों के लिए उसकी तारीफ करके उसे खुश करने का प्रयास करता था और वो मेरी खासियतों और उपलब्धियों को अपने प्रिंसिपल पिता का फेवरेट स्टूडेंट होने का रिकॉर्ड बताकर मुझे नज़रअंदाज करती रहती थी। उस एनुअल फंक्शन के करीब 1 साल बाद कॉलेज में अगला एनुअल फंक्शन हुआ और उसमें मैंने ये सोचकर स्पीच नहीं दी कि अवंतिका को मेरी वजह से फर्स्ट प्राइज़ से वंचित नहीं होना पड़े और मेरी ये ख्वाहिश पूरी भी हो गई। लेकिन अवंतिका को फर्स्ट प्राइज़ मिला तो उसने मेरे पास आकर अपनी खुशी का इज़हार करने की जगह मुझे ये कहकर उदास कर दिया कि उसने इस बार मुझे डिफीट करने के लिए भरपूर तैयारी की थी, पर मेरे पहले ही अपनी हार के डर से मैदान छोड़ देने की वजह से उसका फर्स्ट
प्राइज हासिल करने का मज़ा किरकिरा हो गया। पर मैंने सॉरी भाई, मैं तुम्हारी लाइफ की रेस्ट स्टोरी आज नहीं सुन पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास अब से 10 मिनट बाद के लिए काफ़ी पेशेंट की अपॉइंटमेंट है। सो आई एम रियली सॉरी फॉर इट कि मैं ओके दी। यू शुड गो नाउ बिकॉज आवर ड्यूटी इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। सुजीत का जवाब सुनते ही रीना उठकर उसके केबिन से बाहर निकल गई। आज तुम शुक्ला अंकल से मिलने गई थी या नहीं? डिनर करने के दौरान सुजीत ने डाइनिंग टेबल पर सामने बैठी अवंतिका से पूछा। हाँ, अवंतिका ने अनमने मन से जवाब दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम दोनों कोर्ट में आपसी कंसेंट से डिवोर्स लेने के लिए 1 साल या उससे ज़्यादा समय तक अलग रहने के बाद ही पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और हम में से कोई एक डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल करे तो इस टाइप की पिटीशन भी शादी के लिए 1 साल बाद ही फाइल की जा सकती है। तुम क्या चाहती हो? मैं आपसी कंसेंट से पिटीशन फाइल करने के फेवर में हूँ, बिकॉज इसमें न एक दूसरे पर कोई एलिगेशन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और न ही उसे प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए हमें 1 साल एक दूसरे से अलग रहना पड़ेगा, और रात में तो तुम्हें अकेले होने पर डर लगता है, इसीलिए तुम इतने लंबे समय तक अकेली नहीं रह पाओगी। यू आर राइट, बट मुझे डिवोर्स के बाद भी तो रात में अकेले न रह पाने की प्रॉब्लम का कोई न कोई सल्यूशन खोजना ही पड़ेगा, इसीलिए अभी से ही खोज लेती हूँ। ऐसा है तो मैं 1-2 दिन बाद ही अपना ज़रूरी सामान लेकर गाँव चला जाता हूँ। यार, मुझसे अलग रहने के लिए तुम्हें अपना घर छोड़कर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने रहने के लिए कोई न कोई इंतज़ाम कर लूँगी। मैं ऑलरेडी एक किराए का एक फ्लैट देख चुकी हूँ। अरे, इसी शहर में तुम्हारे डैड का मकान रहने के बाद तुम किराए के मकान में क्यों खोज रही हो? क्योंकि तुम्हारे साथ डिवोर्स लेते ही मेरे डैड का मकान और दूसरी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम से एक ट्रस्ट के नाम पर चली जाएगी। इसीलिए सोच रही हूँ कि ऐसे मकान में शिफ्ट होने की बजाय, जिसे मुझे 1-1.5 बाद खाली करना पड़े, अभी से अपने रहने के लिए कोई और इंतज़ाम कर लूँ। तुम्हारे डैड ने कोई इस टाइप की बिल कर रखी है क्या? हाँ। सो डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ यार, तुम्हारे डैड को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट मुझे नहीं लगता कि मेरे डैड ने कुछ गलत किया। आई थिंक उनकी सारी प्रॉपर्टी उनकी खुद की कमाई हुई है, इसीलिए उन्हें ये डिसाइड करने का फुल राइट था कि उनकी प्रॉपर्टी उनके बाद किसे मिलनी चाहिए। एनीवे, ये बताओ कि तुम अपने मदर फादर को मुझसे अलग रहने का क्या रीज़न बताओगे? मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वे मुझसे भी इसका रीज़न पूछ सकते हैं, और मैंने उन्हें तुमसे डिफरेंट डिफरेंट रीज़न बता दिया तो वे समझ जाएंगे कि हम दोनों के बीच कोई मेजर डिस्प्यूट पैदा हो गया है। समझने दो यार, कभी न कभी तो उन्हें सच्चाई का पता चलेगी ही, तो अभी ही पता चल जाने दो। उन्हें बहुत दुख होगा ना ये जानकर कि हम लोगों का हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनावटी था। हाँ, बट तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हें अपनी डिसीजन पर स्थिर रहने में परेशानी होगी। यानी तुम खुद भी नहीं चाहते कि मैं अपने डिसीजन का रिव्यू करूं और इसके चेंज होने की कोई पॉसिबिलिटी पैदा हो। हाँ, क्यों, तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार खत्म हो गया है क्या? नहीं, तो फिर तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए इतने बेकरार क्यों नज़र आ रहे हो? तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है, इसीलिए इसका आंसर दे पाना पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली मैं तुमसे छुटकारा पाने के लिए बेकरार नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें हम दोनों के इस अनवांटेड रिलेशन से मुक्त करना चाहता हूँ, ताकि तुम अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग एंजॉय करने के लिए आज़ाद हो जाओ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार खत्म हो गया होता तो मैं तुम्हारे साथ न तुम्हें मुझसे अलग होने पर होने वाली प्रॉब्लम पर डिस्कस करता, और ना ही तुम्हें मुझसे डिवोर्स दिलाने के लिए इतना कोऑपरेट करता। मैं जानती हूँ यार कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार कभी ख़त्म नहीं हो सकता, बट मैं चाह कर भी तुम्हें प्यार की प्राइस तुम्हें नहीं दे सकती। यदि तुम्हारे अंदर मेरे ड्रीम बॉय की एक भी क्वालिटी होती तो मैं तुम्हें ज़रूर अपना लेती, बट आई एम सॉरी फॉर इट कि तुम्हारे अंदर ढेर सारी क्वालिटीज़ होने और तुम्हारी पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव होने के बावजूद तुम्हारी तस्वीर मेरे कल्पनाओं की फ्रेम में फ़िट नहीं हो पा रही है। इसीलिए मैं अपनी नेचुरल चॉइस के खिलाफ जाकर तुम्हें नहीं अपनाना चाहती हूँ।
क्योंकि मैं ऐसा करूँगी तो ना मैं खुश रह पाऊँगी और ना तुम्हें कभी उस तरह से खुशियाँ मिल पाएंगी जो तुम्हें इस टाइप की गर्ल्स में से किसी के साथ एज द लाइफ पार्टनर लाइफ गुजारने पर मिल सकती है, जिसकी नेचुरल चॉइस तुम्हारे जैसे बॉयज़ होते हैं। इसीलिए प्लीज़ मुझे भूल जाओ और कोई ऐसी लड़की को अपनी हमसफ़र बना लो जो तुम्हारे चॉइस के अकॉर्डिंग हो और वो भी तुम्हें खुशी खुशी अपना हमसफ़र बनाने के लिए तैयार हो जाए। थैंक्स फॉर एडवाइस। मुझे ये तो पता नहीं है कि मैं तुम्हारी इस एडवाइस को अमल ला पाऊँगा या नहीं, बट इसे अमल में लाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अब तुम मेरे एक प्रपोज़ल पर गौर करके देख लो। आई प्रॉमिस टू यू कि तुम्हें इसे एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इसे एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगा। एक्चुअली मैं ये चाह रहा था कि तुम्हें जब तक अपना ड्रीम बॉय नहीं मिल जाता तब तक यहाँ वहाँ भटकने की जगह इसी घर में रह लो, क्योंकि तुम्हें ये घर छोड़कर कहीं और रहने चली जाओगी तब भी मेरा इस शहर को छोड़कर अपने गाँव शिफ्ट होने का डिसीज़न चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने दिन रात स्टडी करके पहले एमबीबीएस और उसके बाद एमडी की डिग्री किसी बड़े हॉस्पिटल को अपनी सर्विस देकर उनके लिए पैसा कमाने की एक मशीन बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव में एक हॉस्पिटल खोलकर गांव और आसपास के आर्थिक रूप के कमज़ोर लोगों के लिए सस्ता उपचार उपलब्ध कराने के पर्पज़ से हासिल की है। यानी तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद पिछले 1.5-2 साल से अपनी मेडिकल की डिग्री हासिल करने के मेन पर्पज़ को भूलकर इस शहर में सिर्फ मेरे साथ के लिए रुके थे। हाँ, अब तुम इस बात को छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हें मेरा प्रपोज़ल ठीक लगा या नहीं। एक्चुअली तुम्हारा प्रपोज़ल तो बहुत अच्छा है, बट मुझे ये ठीक नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारे प्यार का मिसयूज़ करके तुम्हारे घर में फ्री में रहूं। इसीलिए मैं तुम्हें फ्री में रहना बुरा लग रहा है तो मुझे रेंट पे कर दिया करना। ओके ओके। बट मुझ जैसी जॉबलेस लड़की के लिए इतने बड़े घर का रेंट पे कर पाना, ऐसा है तो अपनी पसंद का कोई टेनेंट रख लेना। दैट्स फाइनल। अब मैं इस मैटर पे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा क्योंकि मुझे सोने जाना है। थैंक्स तो सुन सकते हो ना? हाँ, बट इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, गुड नाइट नाउ। गुड नाइट यू टू। अवंतिका का जवाब सुनने के बाद सुजीत उठकर अपने बेडरूम में चला गया। आज मेरे पास तुम्हारी लाइफ की पूरी स्टोरी और तुम्हारी मैरिड लाइफ की सारी प्रॉब्लम सुनने के लिए सफिशिएंट टाइम है, इसीलिए आज तुम मुझे इनके बारे में सब कुछ इम्तिनान से बता सकते हो। अगले दिन शाम को सुजीत के केबिन में आकर रीना ने कहा तो सुजीत ने एक गहरी सांस लेकर छोड़ने के बाद उसे अपनी ज़िंदगी की कहानी दोबारा बताना शुरू किया। लगभग 2 साल तक मेरे और अवंतिका के बीच कुछ इस तरह का रिश्ता रहा जिसे कोई स्पेसिफिक नाम दिया जाना पॉसिबल नहीं है, और मेरे लिए ये भी बता पाना पॉसिबल नहीं है कि अवंतिका सिर्फ मुझे उसके पिता से उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंसी मिलने की वजह से मानवीय मन में सहज रूप से पैदा होने वाली ईर्ष्या की भावना की वजह से मुझसे चिढ़ती थी या वो मुझे डिसलाइक करने की वजह से चिढ़ती थी। पर मुझे इतना तो पता था कि वो मुझसे नफ़रत की हद तक चिढ़ती थी और कॉलेज के कैंपस को इंसिडेंटली हम दोनों की मुलाकात होने पर मुझसे सिर्फ इसीलिए कुछ बातें करती थी ताकि वो अपने दिल की भड़ास निकाल कर मुझे हर्ट कर सके। लेकिन उसके इस टाइप के मिसबिहेव के बावजूद मेरे दिल में अवंतिका के लिए पैदा हुआ एक तरफा लगाव कम होने की जगह बढ़ता ही चला गया। और जब मैंने उससे पहली मुलाकात के 2 साल बाद कॉलेज छोड़ा तो मैंने इस पर्पज़ से अवंतिका की हर दिन कम से कम एक झलक देखने मिलती रहे उसकी कॉलोनी में एक घर खरीद लिया और अपने घर की विंडो से रोज़ उसे कॉलेज से आते जाते देखकर उसे न देख पाने की वजह से होने वाली बेचैनी दूर करता रहा। मैं कभी कभार उसे करीब से देखने और उससे बात करने की अपनी लालसा को पूरी करने के लिए उसके डैड से मिलने के बहाने उसके घर भी चला जाता था। लेकिन ऐसा करके मेरी सिर्फ उसे करीब से देखने की ख्वाहिश ही पूरी होती थी, क्योंकि वो अपने डैड के कहने पर मुझे चाय कॉफ़ी देकर बिना कोई बात किए जल्दी से खिसक जाती थी। उनका अंतिम संस्कार करने के बाद मैं अवंतिका का जितना अच्छी तरह से ख्याल रखते हुए उसकी अपने पिता को खो देने के दुख से बाहर निकलने में मदद करता रहा और उसे उसकी सच्चाई बताई हुई बीमारी से जल्दी निजात न पाने की वजह से अपराध बोध से ग्रसित न होने के लिए भी मैं समझाता रहा।
उस समय मुझे लग रहा था कि थोड़े दिनों के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन परसों शाम को मैंने उसे हम दोनों के तय प्रोग्राम के अनुसार विंड एंड वेब्स रेस्टोरेंट में पहुंचने के लिए हॉस्पिटल से निकलकर कॉल की और उसका रिप्लाई सुना तो मुझे मेरे सपने पूरी तरह से टूटते नज़र आने लगे। एक्चुअली उसने रिप्लाई में ये कहा था कि वो उस वक्त अपने क्लिनिक के बाहर से आए किसी अच्छे डॉक्टर से अपनी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बीमारी का ट्रीटमेंट करा रही है, इसीलिए रेस्टोरेंट में डिनर के लिए नहीं पहुंच पाएगी। जबकि उस समय आप इस हॉस्पिटल के कॉल पर यहाँ ज़िंदगी से मायूस हो चुके एक पेशेंट को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देने आई हुई थी। इसके बाद मैं अपनी गाड़ी ब्रेक बैक करके आपसे ये पूछने आया कि अवंतिका आपसे अपनी इस टाइप की किसी बीमारी का कोई ट्रीटमेंट करा रही है या नहीं, और आपसे मुझे ये जवाब मिला कि आप हम दोनों की शादी के बाद से अवंतिका से मिली तक नहीं हैं। मैं समझ गया कि अवंतिका को अपना बनाने का मेरा सपना सपना ही बनकर रह जाएगा। सॉरी दी, मैं इससे आगे की दास्तां आपको नहीं सुना पाऊंगा। मैं समझ सकती हूँ सुजीत कि ये सुनाते हुए ये तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही होगी, इसीलिए मैं तुम्हें आगे दास्तां सुनाने के लिए मजबूर भी नहीं करूँगी। हाँ, पर इतना ज़रूर कहूँगी कि तुम्हारा प्यार सच्चा है, इसीलिए तुम्हें मंजिल ज़रूर मिलेगी। अब मैं जा रही हूँ, प्लीज़ टेक केयर। थैंक्स दी। सुजीत का जवाब सुनते ही रीना उसके केबिन से बाहर निकल गई और आगे की कहानी अगले भाग में सुनेंगे आप लोग।